हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। आज एपिसोड नंबर 7 हम जो है आपके लिए शूट करने जा रहे हैं और आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 7 में। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं भिवंडी की बिजली का असली मालिक कौन। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा था, आखिर 2027 में टोरेंट पावर भिवंडी में रहेगी या जाएगी, यह फैसला करने का अधिकार आखिर किसके पास है? राज्य सरकार के पास, एमएसईडीसीएल के पास, एमईआरसी के पास, टेंडर प्रोसेस के पास, या इन सब के किसी कॉम्बिनेशन के पास? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वह आखिर है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है टोरेंट पावर मतलब बिजली बनाने वाली कंपनी, लेकिन भिवंडी की पूरी कहानी इससे थोड़ी अलग है। भिवंडी में टोरेंट पावर को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेंचाइजी दिया गया था। इस फ्रेंचाइजी का कनेक्शन है एमएसईडीसीएल से। यानी सवाल सिर्फ टोरेंट पावर का नहीं है, सवाल एमएसईडीसीएल का भी है। और यही बात 2026 में उठाए गए सवालों में बार बार सामने आई। और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बिजली की पूरी व्यवस्था में अलग अलग हिस्से होते हैं। बिजली पैदा होना, फिर उसका ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में आपके घर या दुकान तक पहुंचाना। भिवंडी की कहानी में टोरेंट पावर की भूमिका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से जब कंज्यूमर को बिल मिलता है, जब कनेक्शन का सवाल आता है, जब विजिलेंस की कार्रवाई होती है, जब मीटर को लेकर विवाद होता है, तो सामने टोरेंट पावर दिखाई देता है। लेकिन पीछे रेगुलेटरी और सरकारी व्यवस्था भी मौजूद है। यही से एक सवाल पैदा होता है, अगर टोरेंट पावर एक फ्रेंचाइजी है तो इसकी निगरानी कौन करता है? कंज्यूमर की शिकायत आखिर किसके पास जानी चाहिए? और अगर कंज्यूमर की शिकायत फ्रेंचाइजी कंपनी के खिलाफ ही हो तो क्या कंप्लेंट उसी कंपनी के कस्टमर केयर से करना पर्याप्त है? 2026 में भिवंडीकर न्याय मंच की तरफ से इसी तरह का सवाल उठाया गया। उनका कहना था कि अगर टोरेंट पावर एमएसईडीसीएल की फ्रेंचाइजी है तो एमएसईडीसीएल का अपना नोडल मैकेनिज्म भिवंडी में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर कंज्यूमर की शिकायत टोरेंट पावर से है तो शिकायत की इंडिपेंडेंट सुनवाई कौन करेगा? यही सवाल इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अब बात सिर्फ टोरेंट पावर अच्छी है या खराब पर नहीं रह जाती, बात आती है अकाउंटेबिलिटी किसकी है। और इसी अकाउंटेबिलिटी को लेकर भिवंडी में वर्षों से शिकायत सामने आती रही है। कभी बिल को लेकर, कभी मीटर को लेकर, कभी विजिलेंस को लेकर, कभी डिस्कनेक्शन को लेकर, कभी सर्विस को लेकर, और हर बार कंज्यूमर के सामने एक ही सवाल, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है टैरिफ। क्योंकि जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली इतनी महंगी क्यों है। 2026 में विधानसभा में रईस शेख ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के रेट्स की तुलना करते हुए यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग रेट्स है तो भिवंडी के कंज्यूमर को इतनी ऊंची दर क्यों देनी पड़ रही है? अध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी 2007 को टोरेंट पावर कंपनी को फ्रेंचाइज दिया गया भिवंडी के अंदर। उस वक्त तर्क ये था कि भिवंडी शहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 40% से 60% है और आपने भिवंडी को सिलेक्ट किया सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के लिए। मेरा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि जहां जहां आपने प्राइवेटाइजेशन किया वहां के रेट क्या है। आपने टाटा पावर के रेट अगर देखें 100 से 300 यूनिट के तो 7 रुपये 10 पैसे है, बेस्ट के देखें तो 7 रुपये 17 पैसे है, अदानी के देखें तो 8 रुपये 13 पैसे है। टोरेंट पावर कंपनी यानी एमएसईडीसीएल, टोरेंट पावर इज एमएसईडीसीएल क्योंकि फ्रेंचाइज है,
यहाँ पे रेट है 11 रुपए 10 पैसे। मेरा एकदम नम्र निवेदन है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का फायदा हमको क्यों नहीं मिल रहा। आज हमारे यहाँ पे एनर्जी लॉस, जिसको आप चोरी बोलिए जो बोलिए, वो 9% पे आ गई, उसमें भी थेफ्ट 3 से 4% है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछता हूं कि सबसे आज शिस्त और सबसे ज्यादा ईमानदारी से पावर बिल भरने वाला शहर कौन सा है? भिवंडी है। अगर एनर्जी लॉस इतना कम हो गया तो उसका बेनिफिट तो हमको दीजिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए। मेरा पहला सवाल है, क्या सरकार ये परफॉर्मेंस देख के उस शहर को जिसने आपकी बात माना, जिसने फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया और आज भिवंडी महाराष्ट्र का नंबर 1 शहर है, उसको इंसेंटिव दोगे क्या? और फिर उन्होंने एक और आंकड़ा सामने रखा। 2007 में भिवंडी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत ज्यादा होने की बात कही गई थी, 40% से 7% तक, लेकिन वर्षों बाद यह लॉस काफी नीचे आने की बात विधानसभा में रखी गई, लगभग 9% के आसपास। मतलब जिस समस्या के नाम पर फ्रेंचाइजी मॉडल की जरूरत बताई गई थी उसमें सुधार हुआ। तो फिर अगला सवाल स्वाभाविक था, इस सुधार का फायदा भिवंडी के कंज्यूमर को कितना मिला? यही सवाल रईस शेख ने सरकार से पूछा। अगर भिवंडी के लोगों ने बिजली चोरी कम की, अगर पेमेंट डिसिप्लिन बेहतर हुआ और अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम हुआ, तो क्या कंज्यूमर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए? क्या टैरिफ में कोई राहत नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को परफॉर्मेंस के आधार पर भिवंडी को कुछ फायदा नहीं देना चाहिए? लेकिन सरकार की तरफ से जवाब भी आया, कहा गया कि टैरिफ का फैसला सिर्फ फ्रेंचाइजी कंपनी अपने हिसाब से नहीं कर सकती। और आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अभी रिन्यूअल होने वाला है, लाइसेंस दीजिए, मल्टी एजेंसी दीजिए, टाटा पावर को या अदानी है, जिसको लाना है 2 को लाइए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय रईसभाईंनी जो विषय या ठिकाणी मांडलाय, पहिल्यांदा तर तुमच्याकडे वेगळे रेट्स आहेत आणि बाकी ठिकाणी वेगळे रेट्स आहेत असं नाही आहे। तुम्ही मुंबईच्या रेटशी कंपेअर करताय, पण भिवंडीच्या बाजूला कल्याण डोंबिवली आहे, ठाणे आहे, ठाण्याचे जे रेट आहेत तेच भिवंडीचे आहेत, कल्याण डोंबिवलीचे आहेत तेच भिवंडीचे आहेत। याचे जे दर आहेत हे दर MERC ठरवून देते। MERCच्या दरापेक्षा 1 रुपयाही जास्त त्या ठिकाणी फ्रँचायझी घेऊ शकत नाही। आता पुढच्या काळामध्ये फ्रँचायझी ज्यावेळेस संपेल त्यावेळेस नेमकं काय करायचं आहे त्यावेळेच्या मेरिटवर आपण विचार करू। फ्रँचायझीमध्ये मल्टिपल मॉडेल अजून आलेलं नाही आहे, म्हणून तिथे मल्टिपल देता येईल का मला थोडी शंका वाटते, पण मेरिटवर त्यावेळी त्याचा विचार करू। दुसरा विषय जो आपण सांगितला तो चांगला आहे। जरूर जे पिढी आहेत त्यांच्याकरता 110% स्कीम जी आपण मागणी केली आहे, मागे आपण आणली होती, त्या संदर्भात MERC कडे आपण एक प्रपोजल देऊन आणि MERCच्या मान्यतेने ते देखील करण्याचा प्रयत्न करू। आणि तिसरा जो आपण OTSचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो की सकारात्मक त्याच्यावर आम्ही विचार करू। MERC की भूमिका है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और अगर इंसेंटिव दिया जाएगा तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। यानी यहां भी कहना सीधा नहीं था। जनता कह रही थी हमने परफॉर्मेंस दिया, हमें बेनिफिट दो। सरकार कह रही थी बेनिफिट देने का भी रेगुलेटरी और फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और इसी जगह पर यह कहानी एक नया सवाल में बदल जाती है। अगर टैरिफ का फैसला रेगुलेटरी सिस्टम करता है तो फिर 2027 में सिर्फ टोरेंट पावर को हटाने से क्या होगा? अगर नई कंपनी आएगी तो क्या बिजली अपने आप सस्ती हो जाएगी? जरूरी नहीं। अगर टैरिफ स्ट्रक्चर वही रहेगा, अगर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो सिर्फ कंपनी बदलने से कंज्यूमर की समस्या कितनी बदलेगी? यही वजह है कि 2026 में उठ रही मांगों में सिर्फ टोरेंट गो बैक नहीं था, इसके साथ दूसरी मांग भी थी, कंपटीशन। एक से ज्यादा कंपनीज को मौका मिले, कंज्यूमर के सामने विकल्प हो, और अगर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आए तो वह सिर्फ एक कंपनी का मोनोपोली मॉडल न बने। यही वजह है कि टाटा पावर और अदानी इलेक्ट्रिसिटी जैसे नाम बार बार चर्चा में आए। मांग यह रखी गई कि अगर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मौका देना है तो सिर्फ फ्रेंचाइजी टेंडर निकालने के बजाय ऐसी कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए
जो खुद पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम करती है। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई कंपनी खुद बिजली पैदा करती है तो वह एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी लेने में कितनी इंटरेस्टेड होगी, और अगर कोई दूसरी कंपनी फ्रेंचाइजी नहीं लेती तो क्या कंपटीशन सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। यानी चॉइस की मांग है, लेकिन क्या वो चॉइस को वास्तव में कोई कंपनी लेने के लिए तैयार भी होगी। यही इस कहानी का अगला बड़ा पजल है। और इसके साथ एक और चीज जुड़ती है 2027, क्योंकि 2027 सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का साल नहीं है। 2026 में भिवंडीकर न्याय मंच ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि अगर दोबारा फ्रेंचाइजी टेंडर निकालना जाना है तो जनता से पहले ऑब्जेक्शंस और सजेशन क्यों न लिए जाए। यानी टेंडर निकलने से पहले जनता से पूछा जाए, आप क्या चाहते हैं, कौन सा मॉडल चाहते हैं, किस कंपनी को मौका मिलना चाहिए, क्या मल्टीपल कंपनीज होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट का नोडल ऑफिस होना चाहिए, और क्या पुराना फ्रेंचाइजी मॉडल ही जारी रखना चाहिए। यहां से कहानी एकदम बदल जाती है। अब कंज्यूमर सिर्फ शिकायत करने वाला कंज्यूमर नहीं है, अब वह कह रहा है फैसला होने से पहले मेरी राय भी लो। और शायद यही वजह है कि 2026 में आंदोलन का स्वर पहले के आंदोलनों से अलग दिखाई देने लगा। पहले मोर्चा होता था, एक दिन प्रोटेस्ट होता था, फिर मामला शांत हो जाता था। लेकिन इस बार बात की जा रही थी लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की, और फिर एक बड़े आंदोलन की जिसका नाम रखा गया टोरेंट गो बैक। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर जनता कह रही थी टोरेंट नहीं चाहिए, तो क्या सरकार भी वही सोचती है? क्या सरकार फ्रेंचाइजी खत्म करेगी? क्या नया टेंडर मिलेगा? क्या मल्टीपल कंपनीज को लाइसेंस मिलेगा? क्या टाटा या अदानी जैसी कंपनीज वास्तव में आएंगी, या फिर 2027 में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? और यही वह सवाल है जिसका जवाब हमें 2026 के विधानसभा घटनाक्रम और भिवंडीकर न्याय मंच के अगले कदमों से मिलता है। क्योंकि अब पहली बार भिवंडी के सामने सिर्फ विरोध नहीं था, सामने एक डेडलाइन थी 2027, और उस डेडलाइन से पहले 31 अगस्त 2026 को शुरू होने वाला था एक ऐसा आंदोलन जिसे सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं कहा जा रहा था, कहा जा रहा था जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। और अब सवाल था, क्या इस बार भिवंडी सिर्फ विरोध करेगी या 2027 का फैसला बदलने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी? अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे उस घोषणा तक जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दिया, 31 अगस्त 2026 से टोरेंट गो बैक आंदोलन। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर 20 साल तक मोर्चा होते रहे, विधानसभा में सवाल उठते रहे, शिकायतें होती रही, तो आखिर अब तक टोरेंट पावर क्यों नहीं गई? क्या सच में टोरेंट को हटाना इतना मुश्किल है? यही सवाल अगले एपिसोड का सबसे बड़ा राज है, जो है एपिसोड नंबर 8। 20 साल फिर भी टोरेंट क्यों नहीं गई, फैसला करेगा कौन? ये हम जानने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।